सब्सक्राइब कीजिए एसआर एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं अनिल का स्वागत करता हूं आपके चैनल एसआर एकेडमी पर। आज हम चर्चा करते हैं करंट अफेयर्स सुर्खियों में, जिसमें पहला टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे जो भी परीक्षा हो आपकी, यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, पीवी की जो भी एग्ज़ाम होती हैं, यूपी की एग्ज़ाम होती हैं, उन सभी के लिए जो है करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें जो है क्या है, भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। क्या है, जो नाम का क्या है आमंत्रित किए हैं, किन किन नामों को दिए जाने के है। अब इसके क्या प्रमुख बिंदु हैं? व्यक्ति या संस्थान जिसने भी आपदा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो, चाहे उसमें व्यक्ति हो सकता है, चाहे संस्था हो सकती है, इसमें कोई भी हो सकता है जिसने उत्कृष्ट कार्य किया हो, भी अपना नामांकन 31 अगस्त 2020 तक ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर क्या है अपलोड कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। अभी क्या होगा, इनका नामांकन होगा और जिनको दिए कब जाएंगे, ये दिए जाएंगे 23 जनवरी को दिए जाते हैं उनकी क्या है जयंती पर। आपदा भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों एवं संस्थानों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत की है। इस पुरस्कार के रूप में एक प्रमाण पत्र के साथ संस्थान के लिए 50 लाख रुपए एवं व्यक्ति के लिए 5 लाख रुपए नकद पुरस्कार दिया जाता है। जो संस्था होगी उसको कितना दिया जाएगा, 51 लाख दिया जाएगा, और व्यक्ति पर्सन विशेष हुआ तो उसको 5 लाख रुपए नगद राशि दिया जाएगा। एक व्यक्ति पुरस्कार के लिए स्वयं आवेदन कर सकता है या अन्य व्यक्ति संस्थान को भी नामित कर सकता है। नामांकित व्यक्ति संस्था को आपदा प्रबंधन के किसी भी क्षेत्र में, जैसे रोकथाम, बचाव, प्रतिक्रिया, राहत, पुनर्वास, अनुसंधान, नवाचार एवं प्रारंभ में चेतावनी में संलग्न होना चाहिए। इन क्षेत्रों में अगर किसी ने कार्य किया हो तो अपना नाम वहां पर क्या है रजिस्टर्ड करा सकता है आपदा प्रबंधन के लिए। अब आगे अगला टॉपिक है वक्फ बोर्ड। क्या है अगला, वक्फ बोर्ड है, इसकी चर्चा करते हैं। क्या है, बाबरी मस्जिद एवं राम जन्मभूमि शीर्षक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड वक्फ बोर्ड ने घोषणा की कि अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए ट्रस्ट का गठन किया जाएगा, जिसमें 15 सदस्य होंगे। अभी हाल फिलहाल पता होगा आपको कि काफ़ी विवाद इस पर चला था, बाबरी मस्जिद राम मंदिर पर लेकर कि यहाँ क्या अस्तित्व में था, राम थे कि बाबरी थे, मतलब जो भी था विवाद। तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट में केस जीता है तो राम मंदिर जो था, अब जिसका क्या है वहाँ पर राम मंदिर निर्माण किया जा रहा है, भव्य स्वागत के साथ इसका निर्माण किया जा रहा है। तो अब इसमें क्या है, अब क्या एक बोर्ड का गठन किया गया, तो बोर्ड में कितने, एक ट्रस्ट के रूप में बोर्ड का गठन किया गया है कि अधिकतम जिसमें 15 सदस्य होंगे, वो क्या करेंगे, जो मस्जिद है उसको बनाने का कार्य ये करेंगे। इस ट्रस्ट को क्या है, इस ट्रस्ट को क्या है, इस ट्रस्ट को इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन कहा जाएगा। और ये क्या है, धार्मिक एवं धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए भगवान के नाम पर दी गई संपत्ति वक्फ कहा जाता है। किसको कहा जाएगा, यह धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए भगवान के नाम पर दी गई संपत्ति को वक्फ कहा जाता है। इसका तात्पर्य जैसे अभी क्या हुआ था, जो कि जो जिनको क्या है, जो वक्फ बोर्ड था उनको क्या किया गया, इनको जो मुबेडियन जो थे, मुस्लिम जो समाज थे, उनको क्या कर दिया, मस्जिद के लिए अलग से क्या है जमीन आवंटित कर दी गई थी कि वहाँ पर आप चाहें मस्जिद बना सकते हैं, जो भी आपके जो है वहाँ पर ये कार्य कर सकते हैं। तो इसका क्या है, एक धार्मिक उद्देश्य के लिए, धार्मिक उद्देश्य के लिए इसका कार्य किया जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको वक्फ कहा जाता है। कानूनी रूप से वक्फ मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र धार्मिक धर्मांतर के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी चल या चल संपत्ति में इस्लाम को स्वीकार करने वाले व्यक्ति द्वारा स्थायी अपहरण है। एक वक्फ का निर्माण एक विलेख या उपकरण के माध्यम से किया जा सकता है या एक संपत्ति को वक्फ माना जा सकता है यदि इसका उपयोग लंबे समय तक धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया गया हो। एक गैर मुस्लिम भी एक वक्फ बना सकता है, किंतु व्यक्ति को इस्लाम को स्वीकार करना होगा। और गैर मुस्लिम व्यक्ति वो भी क्या कर सकता है, वक्फ बन सकता है, परंतु उसको क्या है, इस्लाम उसको स्वीकार करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, और वक्फ बनाने का उद्देश्य इस्लामी होना
चाहिए। इसका उद्देश्य यही है कि आप मुस्लिम हो तभी आप अपना क्या है एक बोर्ड बना सकते हो। प्रत्येक वक्फ अधिनियम 1995, कौन सा अधिनियम है इसका? 1995 अधिनियम द्वारा शासित किया गया। इस अधिनियम के तहत सर्वेक्षण आयुक्त स्थानीय जांच गवाहों को बुलाकर और सार्वजनिक दस्तावेजों की मांग करके वक्फ के रूप में घोषित सभी संपत्तियों को सूचीबद्ध कर सकता है। वक्फ का प्रबंधन एक मुतावली द्वारा किया जाता है जो पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है। यह भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1982 के तहत स्थायी एक ट्रस्ट के समान है, किंतु इसे धार्मिक एवं धर्मार्थ उपयोगों की तुलना में व्यापक उद्देश्य के लिए स्थापित किया जाता है। तो क्या है इसका जो उद्देश्य क्या होता है? व्यापक तौर पर होता है, छोटे स्तर पर नहीं एकदम व्यापक होता है। मतलब पूरे देश में इसका उद्देश्य होगा या राज्य में इसका पूरा उद्देश्य होगा, तो उसको उद्देश्य के लिए इसका उपयोग, इसका जो है गठन किया जाता है। स्थापित ट्रस्ट को वक्फ के विपरीत बोर्ड द्वारा भंग किया जा सकता है। अब इसकी रचना क्या होती है? रचना इसकी होती है, प्रत्येक राज्य में एक क्या होगा, जो प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है जिसमें निम्नलिखित लोग शामिल होते हैं। कौन कौन होंगे शामिल? और जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से अधिक होती है वो लोग इसमें क्या होंगे? शामिल होंगे। तो कौन होगा? एक अध्यक्ष होगा, राज्य सरकार द्वारा नामित 1 या 2 सदस्य होंगे, मुस्लिम विधायक एवं सांसद होंगे, राज्य द्वारा काउंसिल के मुस्लिम सदस्य होंगे और इस्लामी धर्मशास्त्र से मान्यता प्राप्त विद्वान इसमें शामिल होंगे। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर। क्या है? इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। अभी क्या है, 14 वर्ष बाद इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर ने अपने असेंबली फेज में प्रवेश किया है। अभी क्या है, इसको जानकारी लेते हैं इसका। ITER, ITER का फुल फॉर्म क्या हो गया यहाँ पर? इसका फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर, इसका फुल फॉर्म हो गया है। ये क्या है? प्रयोगमात्र टोकामक परमाणु संलयन रिएक्टर है जिसे दक्षिण फ्रांस में बनाया जा रहा है। इसके बिंदु क्या होंगे? इसके प्रमुख बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय नाविक संलयन अनुसंधान एवं इंजीनियरिंग मेगा प्रोजेक्ट है जो दुनिया का सबसे बड़ा चुंबकीय परिशोधन प्लाज्मा भौतिकी के प्रयोग होगा। क्या होगा यहाँ पर? चुंबकीय जो परिशोधन प्लाज्मा में भौतिकी का प्रयोग होगा। ITER का लक्ष्य संलयन ऊर्जा की शांतिपूर्ण उपयोग के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी व्यवहार्यता का प्रदर्शन करना है। आगे, यह परियोजना 7 सदस्यों, कौन कौन से हैं इसमें 7 सदस्य? यूरोपीय संघ होगा, भारत, जापान, चीन, रूस, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें क्या है? वित्त पोषण द्वारा चलाई जा रही है। कौन कौन से इसमें 7 सदस्य कौन होंगे? यूरोपीय संघ होगा, भारत होगा, जापान होगा, चीन होगा, रूस, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका वित्त पोषण के द्वारा चलाई जा रही है। ITER लगभग 500 मेगावाट की तापीय ऊर्जा का उत्पादन करेगा जो लगभग 200 मेगावाट की विद्युत ऊर्जा के बराबर होगा। अब नाभिकीय संलयन होता है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। नाभिकीय संलयन 2 हल्के नाभिक क्या है, इसमें छोटे छोटे 2 नाभिक, हल्के जो नाभिक होंगे से एकल भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया है। जो छोटे छोटे नाभिक जो होंगे उनसे क्या करेंगे? एक पूरा ही नाभिक बनाने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को नाभिक अभिक्रिया कहा जाता है। संलयन द्वारा बनाया गया नाभिक वाले नाभिक की तुलना में भारी होता है, इसकी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। संलयन अभिक्रिया हाइड्रोजन में 2 समस्थानिक ड्यूटेरियम तथा ट्राइटेरियम के मध्य होने वाली अभिक्रिया है। ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम की संलयन अभिक्रिया में सबसे कम तापमान पर सर्वाधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं जो अगला टॉपिक वो अल्पाइन प्लांट। क्या है? अल्पाइन प्लांट, इसका देख लेते हैं। वैज्ञानिकों ने सब पहली बार मनाली, कहाँ पर मनाली? मध्य प्रदेश में है, के रोहतांग में कुछ दुर्लभ प्रजातियां, लुप्त प्रजातियों के सहित अल्पाइन पौधों के लगभग 70 प्रजातियों की खोज की है। कितने? जो अल्पाइन प्रजाति उनकी 70 प्रजातियों की खोज की है। इसके बिंदु क्या हैं? रोहतांग राजमार्ग सहित रोहतांग के आसपास का क्षेत्र जंगली औषधीय पौधों से आच्छादित है। औषधीय जड़ी बूटियों में पिक्रोक्रिया और क्लोरिया, एकोटेनिक एकोनिटम और हेटेर औषधीय जड़ी बूटियों में पिक्रोक्रिया, क्रुआ, एकोटियम और हेटेरोफाइलम, रहेयूम इमोडी और बर्गेनिया स्ट्राइचेई और
अचीलिया, मिलीफोलियम, और इसमें और क्या है, रोडोडेन, एंथोपोगोन और एनीमोन, ऑप्टूसिलोवा आदि शामिल होते हैं। दशकों से इस क्षेत्र में वनस्पति की प्रचुर वृद्धि देखी जा रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वनस्पतियों की वृद्धि का प्रमुख कारण है पर्यटकों के दावों में कमी, सीमित वाहनों की आवाजाही और अन्य मानवचालित गतिविधियों में कमी। गौरतलब है कि पहले राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के हस्तक्षेप तथा वर्तमान में कोविड-19 की महामारी के कारण रोहतांग क्षेत्र में पर्यटक एवं वाहनों की आवाजाही में कमी आई है। अब ब्लू पॉपी जिसे हिमालय फूलों की रानी के रूप में जाना जाता है, रोहतांग के आसपास बहुतायत में पाया जाता है। अल्पाइन प्लांट, अल्पाइन पौधे वे पौधे होते हैं जो अल्पाइन जलवायु में बढ़ते हैं और अधिक ऊंचाई पर ट्री लाइन के ऊपर उगते हैं। अल्पाइन पौधे अल्पाइन पर्यावरण के कठोर परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं, जिसमें कम तापमान, सूखापन, पराबैंगनी किरणें, वायु, सूखा और खराब पोषण वाली मिट्टी के प्रतिकूल मौसम शामिल होते हैं। उल्लेखनीय है, कुछ अल्पाइन पौधे औषधीय पौधे भी होते हैं, जो कुछ अल्पाइन पौधे जो क्या है, कुछ औषधि का कार्य भी करते हैं। आई होप यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।